बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, या फिर इसकी थोड़ी सी मैंने हेडिंग चेंज की है आपको समझाने के लिए, जो व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रही है, विच इज रिलेशन विद अदर साइंसेस टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की डिस्कशन की थी और हमने प्रॉपरली ये समझा भी था कि बायोलॉजी के पास कितना वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कितना वास्ट एप्लीकेशंस हैं जो कि हम कई जगह पर अप्लाई भी कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सी ब्रांचेस की डिस्कशन की जिसमें हमारे पास जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट ब्रांच थी, जिसमें हम जीन्स की स्टडी करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को देख सकते थे। बहरहाल स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ब्रांचेस से हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे कि आज हम बायो जो एक्चुअल में हमारी बुक है उसका रिलेशन जो है विद अदर साइंसेस, जो दूसरी साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या चीजें मैच करती हैं, क्या चीजें कॉमन हैं। ठीक है जी, तो आइए इसको थोड़ा सा हम रीडिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर हम फर्स्ट जो ब्रांच हमारे पास मेंशन है, या आप यूं कह लीजिए कि फर्स्ट जो टाइप है अदर साइंसेस में बायोफिजिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 4 पे आ जाइए। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। द इंटर रिलेशनशिप यानी आपस में जो ताल्लुक है अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिटवीन, जब दो चीजों के दरमियान की बात करते हैं तो बिटवीन यूज होता है, और एक वर्ड होता है अमंग। अमंग जब आपने ज्यादा चीजों के दरमियान बात करनी हो तब आप यूज करते हैं। तो इसलिए यहां लिखा गया कि इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, यानी हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको भूल नहीं सकते, इससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि सारी साइंसेस का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस एज वेल। मीन टू से कि बायोलॉजी के पास बहुत से तौर तरीके हैं जिससे ये बायोलॉजी की ब्रांच हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन दूसरी भी कुछ ब्रांचेस हैं साइंस की जो बायो की तरह ही मानी जाती हैं, और उसी का रिलेशन अभी हमने करना है, जिस वजह से आपके टॉपिक को नाम दिया गया रिलेशन विद अदर साइंसेस बायोलॉजी, के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ जो रिलेशनशिप है। Each branch of science has relationship with all other branches, यानी हर ब्रांच का किसी दूसरी ब्रांच के साथ इजीली क्या निकल आता है, रिलेशन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये बायोफिजिक्स में भी रिपीट होगी, कि जब हम डिस्कशन करते हैं बायोलॉजी में मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की, कि इंसान या जानवर जो हैं वो जो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, कहते हैं जी कि द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स,
तो उसी तरह फिजिक्स में लॉज पढ़े जाते हैं मोशन के, जिनको लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मूव करते हैं वो बेसिकली मोशन की वजह से मूव करती हैं, जिनको फिजिक्स के लॉज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, तो कहते हैं जी कि दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो यही एक्चुअल में बुनियाद है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। डिसिप्लिन से वर्ड आया, डिसिप्लिन का मतलब एक निजाम, कि हर एक ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच के साथ रिलेट करती है और उनके दरमियान एक कह लीजिए डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है एक स्पेसिफिक वे से, जिस वजह से वो ब्रांचेस जो हैं एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बायोफिजिक्स की एक एग्जांपल राइट की है। जैसा कि बताया कि यही एग्जांपल दोबारा रिपीट होगी, तो यहां पे प्रॉपर वे में एग्जांपल लिखी गई है। अब पहली जो हम रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं, इट इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का मतलब कि बायो लाइफ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। हम लाइफ का फिजिक्स के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन को जो है वो हम देखने जा रहे हैं। बायो में ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाएगी, फिजिक्स में फिल वक्त जो एग्जांपल है वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी। तो मैंने जो एग्जांपल राइट की स्टूडेंट्स वो ये कि देयर इज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है जी? सेम, कि यहां पे कोई चीज सेम है बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स। वही बात बिटवीन जब दो चीजों के दरमियान का डिफरेंस होगा। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर, वर्किंग यानी काम करना। लिवर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये फिजिक्स में याद रखिए एक मशीनरी है, जिसको मैं यहां मशीन लिख रहा हूं, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कोई एक चीज हैवी ऑब्जेक्ट है, वो पड़ा हुआ है, उसको उठाकर दूसरी जगह पे रखना, तो ये काम लिवर के थ्रू करवाया जाता है। तो ये एक मशीन है। तो अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट को जो कि नॉन लिविंग है, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा। इट मींस दैट कि लिवर जो है वो एक्चुअल में क्या करवा रहा है? मूवमेंट। लेकिन किसकी? एक ऑब्जेक्ट की जो कि नॉन लिविंग है। ये काम किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, अब इसका रिलेशन बायो के साथ कैसे है जी? वो आगे लिखा हुआ है, एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। कि लिम्स क्या होते हैं जी? लिम्स अब आपने समझना है कि ह्यूमन जो है उसकी जो मूवमेंट है, अब ये देखिए ना, पूरी बॉडी जो है एक इंसान की, एक ह्यूमन की, ये पूरी बॉडी किस वजह से मूव करती है? मैंने अगर इस मार्कर को उठाना है तो हैंड, यानी आपके दोनों हैंड्स और आपकी जो लेग्स हैं, ये आपके पास वो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो बाकी सारे पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। जैसे अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से वहां जाना चाहता हूं, तो इसके जाने के लिए ये नहीं होगा कि सिर्फ स्कल मूव कर जाएगा, सिर्फ हार्ट मूव कर जाएगा। नहीं, ये सारे एक रिलेशन में रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, और आपकी लेग्स इनको यहां से चलाकर वहां तक ले जाएगी। इट मीन्स दैट यहां पे जो आपकी लेग्स हैं वो मूवमेंट करवा रही हैं। जिस तरह फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए लिवर यूज होती है, एक मशीन, इसी तरह बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी या किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी जिसने मूव करना है, वो लिम्स को यूज करते हैं। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ मूवमेंट। ठीक हो गया जी? तो ये स्टूडेंट्स आपको बायोफिजिक्स के बारे में मैंने बताया, एंड होपफुली मैं ये अब तक ये इस चीज को समझ गया हूं कि आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई होगी कि रिलेशनशिप्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है। तो आज ये बायोफिजिक्स पे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल मींस उसूल, which are applicable to biological phenomena, यानी जिसको हम लाइफ के अंदर भी क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल सेम वही है जो व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की गई है। इसी तरह दूसरी टाइप आ जाती है बायोकेमिस्ट्री की।
कि अब हम बायो का रिलेशन एक दूसरी ब्रांच के साथ देखने जा रहे हैं, विच इज केमिस्ट्री। ठीक है जी, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है जी, अब केमिकल रिएक्शंस अगर सिर्फ हम उनकी बात करेंगे, इट इज केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अगर वो ही केमिकल रिएक्शन एक लिविंग बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स मीन पौधे। अब प्लांट्स ने अगर लाइव रहना है, जिंदा रहना है, तो लिविंग प्रोसीजर के लिए उनको क्या चाहिए? फूड, खाना। अब वो खाना खाएंगे प्लांट्स, तब ही वो जिंदा रह सकते हैं। और आपको ये बात का नॉलेज है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि प्लांट अपने फूड को गेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर से प्लांट्स को ग्लूकोज मिलता है और उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करके प्लांट्स जिंदा रहते हैं। अब अगर तो ये कोई कह लीजिए सिंपल रिएक्शन होता जिसकी हम डिस्कशन करते हैं, जो हम केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में करते हैं, देन इट इज ओनली केमिस्ट्री। लेकिन क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कि कैसे फूड आपकी बॉडी में जाएगा, टूटेगा, टूटने के बाद आपके हर एक सेल तक वो फूड चल के जाएगा, और कैसे वो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज बनेगा, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के थ्रू होंगे। और क्योंकि ये काम एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो सामने थोड़ा सा एक दो टर्मिनोलॉजीज एडिशनल हैं जो शायद आपको नहीं पता। बायोकेमिस्ट्री में मैंने भी एग्जांपल जो आपको समझाई वो फोटोसिंथेसिस है, और दूसरी एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स कहते हैं सांस लेने के अमल को, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को इनसाइड लेकर आना। और ये चीज याद रखिए कि जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आती है, तब ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? एनर्जी। ठीक है, मैं भी आपको ये रिएक्शंस भी बता देता हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। पहले मेटाबॉलिज्म को समझिए। मेटाबॉलिज्म क्या है जी? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है चेंज। मेटाबॉलिज्म मीन्स चेंज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपकी ही बायो की बुक के चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के राइट साइड में ब्लू कलर का पैराग्राफ है। ठीक है, मिनी बॉक्स, उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि द वर्ड एंजाइम इज गिवन बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट विच इज इब्न नफीस एंड इट्स मीनिंग इज चेंज। तो इसका मतलब क्या होता है मेटाबॉलिज्म का? चेंज। ठीक है जी, अब फोटोसिंथेसिस जो है इसको देखिए। इसके लिए आपको नॉलेज है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, उसके अलावा सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के साथ क्लोरोफिल चाहिए। इससे आपके पास बनेगा ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज के साथ बनेगी ऑक्सीजन गैस। ये आपके पास एक्चुअल में क्या आ जाती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, ये वो रिएक्शन स्टूडेंट्स मैंने लिखा है जो कि आपने यकीनन 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। इट इज नॉट सो मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के रिएक्शन में हमें क्या नजर आ रहा है कि ये कुछ आपके पास जो मटेरियल है वो कंबाइन कर रहा है, और प्लांट में क्या चीज तैयार हो रही है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज तैयार हो रहा है, ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लेकिन क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कहां पर अकर हो रहा है? ये फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही है जी? प्लांट्स में। और प्लांट मींस लाइफ, क्योंकि वो लिविंग होते हैं, यानी बायो। देन इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, और उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है जी? C6H12O6। और बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस वो इनहेल करता है, तो वो ऑक्सीजन गैस जाएगी, उसके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वाटर बनाएगी, और उस वाटर के साथ क्या बनेगी? एनर्जी।
और यही काम एनिमल्स की बॉडी में हो रहा है। कैसे? आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर है, ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी के इनसाइड जाएगी, आपके ग्लूकोज के साथ वो रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी जो कि हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से, वाटर बनाएगी जो वाटर यकीनन आपका स्किन के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर पर्सपायरेट हो जाएगा, यानी पसीना बन के निकल जाएगा या आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। और इसी एनर्जी से आप अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में रेस्पायरेशन है, यानी सांस लेने का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है। और अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे हैं। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें एनर्जी बनी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने फूड को सेपरेट किया। तो ये एक्चुअल में आपके पास कौन सा रिएक्शन आ गया? रेस्पायरेशन का। अब स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों रिएक्शंस में, कि दोनों कॉमन रिएक्शंस जो मैंने लिखे, दोनों रिएक्शन एक्चुअल में केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अक्कर हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अब आ जाइए बायोकेमिस्ट्री पे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनके। अब कंपाउंड्स क्या हैं? तो ये रिएक्शन में जितने भी मैंने आपके सामने लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे कंपाउंड्स कंसीडर किए जाएंगे। एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं से कुछ प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड अकर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक स्टडी metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स। बायो मीन्स लाइफ, मैथमेटिक्स का मतलब कि ये एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मटेरियल की जो आप कह लीजिए कैलकुलेशंस करते हैं वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करती है। ठीक है, होपफुली 9th क्लास में ये आपका सब्जेक्ट भी है। तो बायोमैथमेटिक्स क्या है जी? ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या बात करेंगे? मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स की, कि मैथमेटिकली जो टेक्निक्स लगाई जाती है मैथमेटिक्स में और टूल्स जो यूज किए जाते हैं, इनको अप्लाई किया जाता है लाइफ में। ये चीज अगर डिस्कस की जाए, इट इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए कि अगर बायोलॉजिस्ट ने कोई बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा किया है, कोई बायोलॉजिकल डाटा जमा किया है, तो उस बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर मैथमेटिकल रूल्स लगाए जाते हैं उस डेटा को समझने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस पे, कि मैं ये कहता हूं जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 75 पेशेंट्स हैं मलेरिया के, ठीक है, और 25 आपके पास हेल्दी पर्संस हैं, यानी जिनको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको पूछता हूं जी कि बताया कि कितने परसेंट आपके पास यहां पे, या मैं ये भी कह सकता हूं जी मुझे कोई ऐसी बात बताइए, ये एक बायोलॉजिकल डेटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 25 हेल्दी पर्सन, 75 पेशेंट्स जो मलेरिया के हैं, ये मैंने बायोलॉजिकल डाटा दिया। मैं कहता हूं जी मुझे बताएं कि इनमें से कितने परसेंट हैं जिनको मलेरिया हुआ है और कितने परसेंट हैं जो हेल्दी वन है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर मैथमेटिकल रूल्स लगाएंगे। वो मैथमेटिकल रूल्स जो हैं जो हमने बायोलॉजी में यूज करने इन फ्यूचर, वो एक्चुअल में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपके पास स्टूडेंट्स आप इधर यूज करेंगे रेशियो, क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान हमेशा क्या मेजर की जाती है? रेशियो। आप कैसे मेजर करेंगे? आप 75 की रेशियो लेंगे 25 से। जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो इनकी रेशियो लेने का मेथड ये होता है कि या तो ये रेशियो की वजह से आप इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि रेशियो को डिवीजन साइन से भी शो
किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करें, 25 का टेबल पढ़िए, सिंपल 25 1s are 25 3s are, तो 3/1 आपके पास आंसर आएगा जिसको आप 3:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अभी हमने एक बायोलॉजिकल डेटा अपने तौर पर एक एग्जांपल ली, उस बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर हमने मैथमेटिकल रूल्स में से एक रूल रेशो का अप्लाई किया और जो गिवन डेटा था उसके ऊपर हमने ये इंप्लीमेंटेशन करके देखा, तो हमें वाकईतन ये पता चला कि यस, मैथमेटिक्स जो है वो एक्चुअल में बायोलॉजी के अंदर या बायो में यूज होती है और इनका एक आपस में क्या है, रिलेशन। तो स्टूडेंट्स बुक्स पर देखिए, बायोमैथमेटिक्स जिसको बायोमेट्री भी कहा जाता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद आपके पास कोई डेटा आया, तो बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो उस डेटा को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मैथमेटिकल रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट डे बताया गया कि जब आप बायो की स्टडी करते हैं तो आप बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल ली, एक्सपेरिमेंटल लिए हमने एक पेशेंट लिया और हेल्दी पर्सन की हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की, जिसमें हमारे पास जो पेशेंट थे वो 75 थे, हेल्दी पर्सन 25 थे, और उसका हमने पूरे का पूरा देखिए मैथमेटिकल रूल्स पे मेजरमेंट कर ली। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। ठीक है, इसको पहले हम यहीं पर समझेंगे। बायो मीन्स लाइफ, जियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जियो का मतलब है अर्थ। ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, मैपिंग या मैप। ठीक है, यानी पूरी अर्थ का जो मैप है, इस मैप के ऊपर बायो मौजूद है, यानी लाइफ। यानी आपकी पूरी दुनिया का जो मैप है, उस मैप पे जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहां की स्टडी को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। तो जियोग्राफी एक अलग आप कह लीजिए साइंस की ब्रांच है, और बायो हमें पता है अलग है। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स मैपिंग, कि अर्थ की मैपिंग। जैसे मैं ये कहता हूं कि अर्थ के अंदर ये रूम जिसमें मैं हूं, अगर मैं इसमें से बाहर चला जाऊं तो ये एक जियोग्राफी का पार्ट बन जाएगा, एक हिस्सा है जियोग्राफी का। ठीक है, लेकिन क्योंकि आई एम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जैसे ही मैं एंटर होऊंगा तो अब इस जियोग्राफी यानी अर्थ के इस मैपिंग पार्ट में या मैप में बायो ऐड हो चुकी है, यानी लाइफ। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बायोजियोग्राफी। ठीक है, डेफिनेशन ही इसकी राइट की है, इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनिए। डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिवाइड करना डिफरेंट स्पीसीज, मुख्तलिफ जो स्पीसीज हैं उनको, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितनी जानदार स्पीसीज हैं उनको मुख्तलिफ जो है एरिया में डिवाइड करना। ठीक है, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के जितने भी इलाके हैं जियोग्राफिकल, ठीक है, अर्थ के, वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्पीसीज हैं मुख्तलिफ, वो क्या की गई हैं, डिवाइड की गई हैं। इट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। अब इसमें वर्ड जो स्पीसीज है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब स्पीसीज क्या होती हैं कि आप इसको यूं याद रखते हैं कि एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, या अगर वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भी है लेकिन वो एक ही ग्रुप होगा जो स्पीसीज का कहलाएगा। जैसे मैं कहता हूं पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, यूके, लंदन, ठीक है, पाकिस्तान एटसेट्रा, जहां भी रहते हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, ह्यूमन बींग। तो ये एक स्पीसी कंसीडर होगी ह्यूमन बींग की, चाहे वो ब्लैक है, ब्राउनिश है, व्हाइट कलर है, वो मैटर नहीं करता, हैं सारे क्या ह्यूमंस, तो वो ह्यूमंस की बेस पे एक स्पीसी होगी। ठीक है, अब ह्यूमन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, सिर्फ जियोग्राफिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में तो नहीं है, वो तो इंडिया में भी हैं, वो तो बांग्लादेश में भी हैं, साउथ अफ्रीका,
हर आप कह लीजिए दुनिया के हिस्से में डिवाइड हुए हैं, यानी जियोग्राफी अर्थ के ऊपर मैप हुए हैं, मैपिंग डिफरेंट मैपिंग में मौजूद है। लेकिन क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी फर्स्ट 2 लाइंस वही हैं स्टूडेंट्स जो व्हाइट बोर्ड पे हैं, मैं सेकंड लाइन से रीड कर रहा हूं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, यानी ये हमें ये बताता है कि जो एक खास या मखसूस जो कह लीजिए जियोग्राफिकल रीजन है, एरिया है, वहां पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या खसूसियात हैं, टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर, जो कि हमें वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल बात कर ली जाए तो जियोग्राफिकल रीजन की बेस पे अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक स्कूल है, तो यहां स्कूल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स जो कि एक स्पीसी है उसकी फिल वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि हमें यहां पे पढ़ाना है, टीच करना है, पढ़ना है, सीखना है, ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह एक एरिया में मस्जिद होगी, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी ह्यूमन बीइंग की, हमने नमाज पढ़नी है, कुरान मजीद पढ़ना है, एटसेट्रा। तो दुनिया के डिफरेंट एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इन चीजों को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मस्जिद बनी है, वो अल्लाह का घर है, वहां पे स्पेसिफिकली हम क्या करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिलेशन इज बायो इकोनॉमिक्स। देखिए बायो का मतलब हो गया लाइफ, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है जी, मौशियत, यानी फाइनेंशियली, पैसे के लिहाज से। तो एक लाइन लिखी है मैंने जी, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो बायो इकोनॉमिक्स है ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब वो इकोनॉमिक्स का पॉइंट क्या है जी, बड़ा सिंपल है। देखिए अगर एक विलेज है, एक गांव है और वहां पे एक फार्मर ने एक फसल लगाई है, ठीक है, फसल यानी क्रॉप, लेकिन अगर वो क्रॉप कंसंट्रेशन मिकदार में बहुत ज्यादा हो तो उसको यील्ड कहा जाता है। ठीक है जी। अब जो यील्ड है वो लगाई एक फार्मर ने, और फॉर एग्जांपल वो वीट की क्रॉप थी, गंदम की। जब वो क्रॉप लगाई तो जाहिर सी बात है उस फार्मर ने कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाई होगी। कॉस्ट का मतलब कुछ पैसा खर्चा होगा बीज लाने में, पानी फिल करवाने में, फिर वो जगह की कल्टीवेशन में, एटसेट्रा। तो ये उसकी होगी कॉस्ट वैल्यू। अब ये कॉस्ट वैल्यू वो उस जगह पे क्यों लगा रहा है, क्योंकि कल को वो इसमें बीज यानी सीड्स डालेगा, वाटर देगा, उससे फसल बनेगी, तो वो एक लिहाज से अपनी कॉस्ट लगाकर प्रॉफिट वैल्यू के बारे में सोच रहा है। और जब उसकी फसल बनना स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम वो क्या करेगा, वो फार्मर कैलकुलेशंस करेगा कि भाई मैंने इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे लगाने से यानी कॉस्ट लगाने से मुझे क्या मिला। तो वो एक्चुअल में जब कैलकुलेशंस करेगा तो वो अपने बेनिफिट और लॉसेस को डिटरमिन करेगा। यानी जब वो कॉस्ट वैल्यू, वो यील्ड ऑफ वीट जो है उस पर कॉस्ट वैल्यू लगाएगा तो वो प्रॉफिट वैल्यू सोचेगा, लेकिन वो तब ही आएगी जब वो कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को जहन में रखेगा और कैलकुलेशंस करेगा। कैलकुलेशंस करने से उसे पता चलेगा कि उसको क्या क्या मिले हैं बेनिफिट्स और क्या मिले हैं लॉसेस। तो अब आप ये देखिए, ये जो बेनिफिट, लॉसेस, कॉस्ट वैल्यू यानी खर्च करने वाला पैसा, ये सारी चीज किससे रिलेट करती है, फाइनेंस से, यानी इकोनॉमिक्स से, मौशियत से। और ये कर कौन रहा है, एक फार्मर जो कि क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन फार्मर का उस फसल के साथ है, उस यील्ड के साथ है, उस क्रॉप के साथ है, दैट्स व्हाई इनका आपस में रिलेशन है। और ये एक साइंस की एक और रिलेशन की वजह से ब्रांच बनी जिसको हमने क्या नाम दिया, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल
the cost value and the profit value of the yield of wheat can be calculated, यानी उनकी कैलकुलेशंस की जाएंगी थ्रू बायो इकोनॉमिक्स, और ये काम हम बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू करेंगे, थ्रू बायो इकोनॉमिक्स, एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड, कि उससे फिर हम या तो लॉसेस निकालेंगे या फिर क्या निकालेंगे, बेनिफिट। ठीक है जी। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम पाकिस्तान में ये काम स्टार्ट करते हैं कि हम कल्टीवेशन करें और फसलें जो हैं वो लगाएं, जितनी ज्यादा लगा सकते हैं तो हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर जो है बाहर के कंट्रीज को बेच सकते हैं, वहां से हमें अर्निंग आ सकती है, पैसा आ सकता है, यानी ये भी एक हिसाब से एग्जांपल किसमें आती है, बायो इकोनॉमिक्स में। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा जो था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिलेशन ऑफ साइंसेस विद बायोलॉजी या रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। इसमें आपको पांचों जो की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए आपके सामने, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप ये देख सकते हैं, आपको होपफुली अच्छी तरह समझ भी आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह याद करना है, और जैसा कि आपको बताया कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ ये आपको बताता चलूं कि आपने इसमें इंटरनल एमसीक्यूज भी बनाने हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको रीड कर लें। ठीक है, तो इसमें आप मार्क कर लीजिए कि लॉन्ग आप कैसे करेंगे, कि आप फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द इंटररिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आप थर्ड लाइन पर आएंगे, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद आप लिखेंगे दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, इसके बाद आप ये पांचों जो हैं इनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जिनमें एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल के साथ, जिनमें वैसे लिखे हैं उन्हें वैसे राइट कर देंगे। और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो हैं इसमें बायोफिजिक्स आ जाता है आपके पास, बायोजियोग्राफी आ जाता है, एंड बायो इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हमारा इस टॉपिक तक वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज करियर्स इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का टॉपिक कंप्लीट किया था, और आपको इस चीज का नॉलेज भी होगा कि हमने काफी कुछ उस टॉपिक से सीखा और यह समझा कि कैसे साइंस जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के साथ अगर बायो को रिलेट करवा दे, या हम साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के साथ रिलेट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजी, तो हमें काफी कुछ उससे सीखने को मिलता है। और वो ही एक्चुअली हमारे पास डिसिप्लिन्स कहलाते हैं, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम दिया था। स्टूडेंट्स आज जैसा कि आपको बताया गया कि आपका टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी है, तो आज हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद, हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कौन कौन से करियर्स हैं, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और अडॉप्ट करने के बाद हम उनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे आपने कई बार ये सुना होगा कि एक छोटा बच्चा होता है 5-6 क्लास का भी, उसे बहुत शौक होता है, कहता है जी कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो कहना तो स्टूडेंट्स आसान है, लेकिन जब उस डॉक्टरेट तक जाने के लिए या उस स्टडी तक जाना है
तो उसके लिए लगन, मेहनत और शौक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके लिए कैसे आप डॉक्टर बनेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। लाइक पहले आपको मैट्रिक करना पड़ता है, फिर आप एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, फिर आपको एमकेट का टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं उन स्टडीज के जो कि एक्चुअल में आपको डॉक्टर बना सकती हैं। अब वो भी डिफरेंट तरह की स्टडीज हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह देखेंगे कि बायो के वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या फिर वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बुक पे अगर आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे, तो इस पेज नंबर 5 से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आपने थॉरली खुद रीड करना है, ठीक है। उससे आपको यही बातें सीखने को मिलेंगी जो अभी मैंने आपको बताई। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला जो पॉइंट है, इट इज मेडिसिन स्लैश सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी देखें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि एमकेट करना है, उसके बाद आपने सोचना है कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो ये एक डॉक्टरशिप की डिग्री है, एक इंपॉर्टेंट डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा आप फार्म डी कर सकते हैं, जिसको हम डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। 5 इयर्स की डिग्री है ये। इसके अलावा आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, और डिफरेंट मतलब आप कह लीजिए फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इधर जो आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट वन है उसमें से उसकी बात की गई है। पहले वर्ड लिखा गया मेडिसिन और फिर वर्ड लिखा गया सर्जरी। मेडिसिन से मुराद कि अगर एक डॉक्टर है, उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, तो वो इस क्राइटेरिया में आते हैं कि वो मेडिसिन लिख सके। तो ये आपका हाफ पहला पॉइंट हो गया कि मेडिसिन क्या है। दूसरी तरफ सर्जरी क्या होती है कि जब आपने एमबीबीएस कर लिया, आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के बाद आप करते हैं स्पेशलाइजेशन। आपने सुना होगा अक्सर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हमें पता चलता है जी फला बंदा हार्ट सर्जन है, ये किडनी सर्जन है, लंग सर्जन है, ठीक है। ये सर्जन्स जो होते हैं ये एक्चुअली वो लोग होते हैं जो सर्जरी करते हैं, ठीक है। सर्जरी क्या होता है जी? सर्जरी एक ऐसा नॉलेज जिसमें जिस्म के अज़ा को, हिस्सों को काटा जाए उनको सही करने के लिए। तो इसके लिए सर्जन होने के लिए पहले जरूरी क्या है? एमबीबीएस की डिग्री। पहले आप एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में आते हैं प्रॉपर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको मीनिंग बता दिया। बाइयों लाइंस को रीड करते हैं जो मैंने आपकी थ्योरी में से ही उठा के कॉपी की, ताकि मैं आपको अच्छी तरह वेल डिफाइन आपको समझा सकूं। मेडिसिन एंड सर्जरी में पहली लाइन ये है जी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि हम सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं जी कि डायग्नोस करते हैं, तशखीस करते हैं, चेकअप करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब चेकअप करना, कि मुआयना करना कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर? उसकी ट्रीटमेंट। किसकी? किसी भी डिजीज की। जैसे अगर एक इंसान है, फॉर एग्जांपल, उसकी आंखों के पीछे खिंचाव पड़ रहा है, आंखों का कलर येलो होना स्टार्ट हो गया है, बॉडी का कलर येलो हो रहा है, तो देखिए ये कुछ सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के, जिसको यरकान कहते हैं, येलो फीवर। अब एक डॉक्टर क्या करेगा? इन सारे सिम्टम्स को देखकर डायग्नोस करेगा कि भाई आपको जॉन्डिस है, यानी यरकान। इसके बाद वो कहेगा कि भाई इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये एक्चुअल में आपके पास ये फर्स्ट लाइन आ जाती है। फिर हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सर्जरी क्या है? जैसा कि आपको बताया कि जिस्म को काट कर हिस्सों को, उनमें जो मसाइल हैं उन्हें सही करना। तो सर्जरी जो है ये बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई होती है। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो गया है तो उसकी क्या किया जाता है? उसे रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। लेकिन अगर वो पार्ट इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब वो दोबारा काम नहीं कर सकता, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह वही पार्ट न्यू वन ऐड कर दिया जाता है।
ठीक है, जैसे ये काम हम इजीली देख सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल लें तो किडनी स्टोन्स, देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में किडनी स्टोन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। किडनी स्टोन्स जो हैं ये किडनी के अंदर हो जाते हैं और काफी ज्यादा पेन होती है। अब इसको रिपेयर कैसे किया जाता है जी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथोट्रिप्सी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी जो है वो एक्चुअल में ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। किडनी स्टोन क्या है जी? हमारे पास आप कह लीजिए डिजीज है। इसी तरह अगर आपकी किडनी फेल हो गई है, जिसको किडनी फेलियर कहा जाता है, तो उसकी वजह से अब आपको क्या करवाना पड़ेगी? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है कि आपको किडनी को चेंज करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले वाली किडनी रिमूव करवानी पड़ेगी और जिसको ऐड करवाना है वो किडनी क्या हो जाएगी? ट्रांसप्लांट। ठीक हो गया जी। ये आपके पास स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी। आ जाइए बुक के पेज नंबर 5 पे, मेडिसिन सर्जरी। The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human. In surgery, the body part of any human may be repaired, उन्हें ठीक किया जाता है, replaced और removed। जैसे एग्जाम्पल देखिए जी, स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। जो रीनल का मतलब क्या होता है जी? रिलेटेड टू किडनी। जब रीनल सर्जरी की जाती है तो स्टोन्स को निकाला जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज, लिवर एटसेट्रा। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो प्रोफेशंस थे जिनके बारे में हमने इनकी फंक्शनिंग पढ़ी कि इन प्रोफेशंस में किया क्या जाता है। अब आगे क्या कहते हैं जी कि बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स, कि आपको एक ही कोर्स पढ़ना पड़ता है अगर आप इन दोनों प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं। एंड द कोर्स इज MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। और फिर स्टूडेंट्स किस में जाते हैं? स्पेशलिस्ट बनते हैं, लाइक हार्ट सर्जन, जिसको हम हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आप कह लीजिए करियर आता है फिशियर्स का। ठीक है, फिशियर्स के वर्ड से आप काफी नॉलेज रखते हैं, आपको समझ आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। तो इससे रेलिवेंट मैंने एक लाइन लिखी, प्रोडक्शन ऑफ फिश, कि जो मछलियां हैं, फिश है, उसकी प्रोडक्शन को देखना, वो इस प्रोफेशन में डील किया जाता है। देखिए जो फिश है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक लाइफ का, यानी आबी जानवर है, पानी के अंदर रहने वाला जानवर है, जो कि मिकदार में, कंसंट्रेशन में काफी ज्यादा पाया जाता है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल भी कंसीडर होता है, उसकी रीजन फिश की बॉडी से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिए कुछ फिश होती हैं, कुछ फिशेस होती हैं जिनकी बॉडी से जो लिवर है उनका जिगर, उस लिवर में से एक ऑयल निकाला जाता है जिसे कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल होता है क्योंकि इससे डिफरेंट मेडिसिन तैयार होती हैं। अब आप ये देखिए फिश कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके लिए फिश जो है ये आपको पता है एज अ फूड स्टफ के तौर पे यूज होती है, यानी फिश को खाया जाता है। इंसान, ह्यूमंस इसको सर्दियों के मौसम में खाते भी हैं। इट मीन्स दैट इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो अब वो लोग जो फिशियर की स्टडी करेंगे, यानी इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट की, वो एलिजिबल होंगे कि वो इस डिपार्टमेंट में आए और आके सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ फिश को देखें। प्रोडक्शन ऑफ फिश से मुराद कि जो प्रोफेशनल होंगे वो इसकी प्रोडक्शन को इनहांस करेंगे। इनहांस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब इंक्रीज करना। किस चीज को जी? फिश की क्वालिटी को और क्वांटिटी को। क्वालिटी से मुराद आप जानते हैं कि उसका मयार, ठीक है, और क्वांटिटी से मुराद उसकी मिकदार, कंसंट्रेशन। तो एक वो इंसान जो कि इस प्रोफेशन में है वो इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा क्या रखेगा? ख्याल रखेगा। अच्छा जी, फिशियर्स इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन
There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. ठीक है जी, यानी वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वहां पर जॉब करते हैं, ठीक है। और इनकी जो सर्विस है वो ये है जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने इनहांस करनी है फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को। They serve for enhancing the quality and quantity of the fish production. In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor's or master's level of study of zoology and fisheries. यानी इस स्टडी को, zoology क्या है ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, स्टडी ऑफ एनिमल्स, या फिर फिशियर की स्टडी करने के बाद कम से कम बैचलर्स होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, तब वो इंसान एलिजिबल है कि वो ये काम कर सके। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। ठीक है, एग्रीकल्चर वो आप कह लीजिए प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में एक्चुअली प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोनों के बारे में स्टडी की जाती है। इन दोनों की केयर, लुक आफ्टरिंग, इनको प्रॉपर वे से ब्रीड करवाना, मतलब रिप्रोडक्शन, ये सारा प्रोसीजरिंग जो है वो एग्रीकल्चर में देखी जाती है। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने यहां पे सिर्फ एक लाइन राइट की जो इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, यानी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको और जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को देखना और उसके साथ साथ उनकी बेटर प्रोडक्शन करवाना, ये एक एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में किया जाता है। और जो इंसान एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को अपनाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट। अब फूड क्रॉप में अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल, तो फूड क्रॉप में हमारे पास डिफरेंट तरह की फूड क्रॉप्स हैं, लाइक वीट है, राइस है, एटसेट्रा। ये वो फूड क्रॉप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। इनकी केयर करना, लुक आफ्टरिंग करना, इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एटसेट्रा, ये सारे काम एक एग्रीकल्चरिस्ट करता होता है। और एनिमल्स में देखा जाए, आपके पास काऊ है, गोट है, बफेलो है, एटसेट्रा। अब इन एनिमल्स की प्रोडक्शन को देखा जाता है, इनकी ब्रीडिंग के सही तरह से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी केयर की जाती है। क्यों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों क्रॉप्स भी और एनिमल्स भी। कैसे? एनिमल्स है लाइक काऊ है या बफेलो है, काऊ या बफेलो जो है ये क्या करेंगे? ये मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, दूध आएगा, दूध से दही बनेगा, योगर्ट, चीज बनेगा। ठीक है, देसी घी जो होता है ओरिजिनल, वो इससे तैयार किया जाएगा। अब ये सारी चीजें कौन यूज करेंगे? ह्यूमंस। इसी तरह क्रॉप्स में आ जाए आप, वीट और राइस क्रॉप है, राइस चावल को कहते हैं, ये कौन इस्तेमाल करेंगे? ह्यूमन। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और ये काफी अच्छा प्रोफेशन भी है। आज ये देखते हैं इसमें फर्दर एग्जांपल्स। एग्रीकल्चर, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। सोर्स का मतलब क्या होता है जी? जरिया, यानी जिनसे खाना आना है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, काऊ है वो मिल्क देगी, तो मिल्क इज अ टाइप ऑफ फूड। उस मिल्क से दही बनेगा, योगर्ट, चीज बनेगा, एटसेट्रा। तो ये सारे फूड स्टफ्स हैं। An agriculturist works for the betterment of crop. बेटरमेंट उसकी बेहतरी के लिए काम करता है, क्रॉप्स यानी फसलों की। जैसे वीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, कॉर्न क्रॉप है, एटसेट्रा। और एनिमल्स में आपके पास बफेलोज आ जाती हैं, काउज आ जाती हैं, एटसेट्रा, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खाना लेते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर, जो क्या करती हैं? एग्रीकल्चर पे प्रोफेशनली कोर्सेज डील करती हैं, लेकिन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, लेकिन तब जब आपकी सेकेंडरी एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी, वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। देखिए मैं आपको यहां पे एक सिंपल सी बात बताता चलूं, एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात की जाती है। लेकिन जो अगले दो प्रोफेशंस हैं लाइक एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इन दोनों ने प्लांट्स और एनिमल्स को सेपरेट कर दिया। लाइक एनिमल हस्बेंड्री जो है ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, लेकिन इसमें सिर्फ बात की जाएगी एनिमल्स की, ठीक है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट हॉर्टिकल्चर में सिर्फ बात किसकी की जाएगी, प्लांट्स की, सिर्फ बात किसकी की जाएगी, प्लांट्स की। तो पहले एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं, वर्ड से पता चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होगा, जिसमें आपके पास आपने एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक मर्तबा फिर बता देता हूं जी। ब्रीडिंग का मतलब स्टूडेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक हो गया जी। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो केयर यानी उनकी हिफाजत करना, उनको महफूज रखना, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, और ब्रीडिंग यानी उनकी रिप्रोडक्शन करवाना। किन की, उन एनिमल्स की जो डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है जी, डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है घरेलू, जिनको आप घर में पाल सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास काऊ हो सकती है, ठीक है, गोट हो सकता है, ये हो सकती है, इसी तरह बफेलो हो सकता है एटसेट्रा। बफेलोस फीमेल जो है वो, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, इनकी केयरिंग कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आप कब करते हैं, जब आप एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइव स्टॉक, जिनको आप सेफ रख सकते हैं, जिनको आप घर पे या फिर आपने स्पेसिफिक कोई जगह बनाई है वहां पे सेफ एंड साउंड रख सकते हैं। लाइक कैटल, ठीक है, मवेशी जिनको कहते हैं, शीप एटसेट्रा। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्ट आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। फिर जैसा कि बताया गया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या हो जाएगा जी, देखिए, इट इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब बाग, गार्डन से वर्ड आया है। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में या फिर बाहर ग्राउंड्स वगैरह में जो बाग होते हैं, वहां पे कई कई तरह के क्या लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, कई कई तरह के प्लांट्स लगे होते हैं, जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक होते हैं, ठीक है। यूनिक का मतलब डिफरेंट। तो एक हॉर्टिकल्चर को अपनाने वाला इंसान हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाता है। और एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या होता है जी, कि इसने बेटर प्रोडक्शन करवानी होती है, पैदावार डिफरेंट तरह की वैरायटीज के प्लांट्स की, ठीक है, कई किस्मों के प्लांट्स की उसने ये काम करवाना होता है, प्रोडक्शन करवानी होती है, ठीक है, और ये नेचुरली होती है। फिर इसके बाद अब जो है वो ये एडिशन हो चुकी है कि अब तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाना शुरू हो गए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है एक्चुअल में इनको आर्टिफिशियल प्लांट्स का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लांट्स क्या होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये आपने अक्सर स्टूडेंट्स देखा होगा, अक्सर हम तकरीबात पे, इवेंट्स पे जाते हैं, जो वेडिंग इवेंट्स होते हैं, शादी वगैरह के, तो उसके पीछे जो आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं, जिन फ्लावर से उस स्टेज को बनाया जाता है, वो एक्चुअल में काउंट होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आपने देखा होगा उनका कलर कितना स्पेसिफिक होता है और कितना यूनिक होता है जिसको बनाया जाता है। तो ये सारी वर्किंग जो है वो इसमें की जाती है, ये कंसीडर की जाती है आर्ट ऑफ गार्डनिंग में। और आर्ट ऑफ गार्डनिंग जो है ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रोफेशनली इसको करता है। कुछ लोग इसको प्रोफेशनली नहीं बल्कि एक एज अ आर्ट समझ के करते हैं, इसीलिए इसके स्टार्टिंग में ये लाइन लिख दी गई, इट इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है जी, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट
वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज, एग्जिस्टिंग जो अभी टाइप्स के पढ़े हुए हैं फ्लावर या प्लांट्स वो, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, या फिर नए ऑर्नामेंटल यानी आर्टिफिशियल प्लांट्स और आर्टिफिशियल फ्रूट्स। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन को आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मिंग का टॉपिक आता है। फार्मिंग जो है ये वर्ड फार्म से आया है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप सुनिएगा कि फार्मिंग जो है हमारे पास, ये है फार्मिंग। फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है सिंपली जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म के। अब फार्म का वर्ड तो आपने इजीली कहीं ना कहीं यकीनन सुना होगा कि जी जहां पर चिक और इसके अलावा हैन इनको पाला जाता है, इनकी ब्रीडिंग, इनका खाना, इनका रहना सब कुछ देखा जाता है, उस जगह को हम पोल्ट्री फार्म का नाम देते हैं। इसी तरह जहां पर फ्रूट्स वगैरह होते हैं वहां क्या नाम दे दिया जाता है, फ्रूट फार्म। तो आप ये देखिए फार्मिंग वो प्रोफेशन है या वो इंसान इसको अडॉप्ट करेगा जो ये काम कर सकता है, या फिर जो ये काम करना सीखेगा, इस प्रोफेशन में आएगा, वो समझेगा कि कैसे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म की। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मिंग है। आइए देखते हैं उन्होंने इसमें मजीद एडिशन क्या की है। कहते हैं जी कि इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। बिल्कुल सही कि जी एनिमल ब्रीडिंग जो है, एनिमल की जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजीज की यूज की जा रही है, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज की जा रही हैं। प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं टेक्निक के थ्रू, जिस वजह से उनका बॉडी का वेट भी इंहांस होता है, इंक्रीज होता है, और उनके अंदर ज्यादा सकत पैदा हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन की। वो जितना ज्यादा दूध देंगे उतना ज्यादा उस दूध में क्या होगा, प्रोटीन होगा। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्ट्री फार्म में ये चिकन और एग्स वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। और स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्शन है इसको हम लेयर का नाम भी देते हैं। लेयर क्या होता है जी, ये आप कह लीजिए कि ये वो प्रोडक्शन का नेम है जो आपके पास चिकन की या हैन की जाती है। देखिए कोई भी काम अगर पॉजिटिविटी के साथ किया जाए या अच्छी नीयत के साथ किया जाए तो ये इंसान के लिए दुनियावी और आखिरत दोनों के लिए बेहतर होता है। ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो नीयत होती है। अगर इस बात को थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज इस आप कह लीजिए जनरेशन में बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं। अब जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही गलत तरीके से एडिशंस की जा रही हैं। ठीक है। बहरहाल वो चीजें अभी वो आपका इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप कम से कम इतना जो है वो अपने अंदर शौक और जज्बा जरूर रखें कि अगर मैंने इतनी सी ही बात आपको बता दी है तो आप इस पर थोड़ी बहुत सर्चिंग करें ताकि आपको ये अंदाजा हो कि भाई आज जो जिस आप जमाने में आप रह रहे हैं, जिस टाइम में आप ट्रेवल कर रहे हैं, इस टाइम में बाहर हो क्या रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर। द फैक्ट इज कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो 3 मेथड हैं जो इस्लाम ने भी हमें प्रोवाइड किए हैं जी कि इन 3 तरीकों से आप उसे रोक सकते हैं। तो कम से कम उन 3 तरीकों में से अगर हम कोई एक भी इस्तेमाल कर लें तो इट इज गुड फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर पीपल। तो स्टूडेंट्स मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉइंट है पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म, इससे रेलिवेंट कुछ वीडियोस आपको यकीनन यूट्यूब पे मिलेंगी। तो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप कोशिश करें कि इस पर थोड़ा सा सर्च करें। बहरहाल आगे चलते हैं, हम सिलेबस को भी साथ कंटिन्यू रखेंगे
कि जी सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, जहां पे फलों को उगाया जाता है, डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। यील्डिंग वर्ड यील्ड से निकला है और यील्डिंग प्रोडक्शन को कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट प्रोडक्शंस की जाती हैं प्लांट्स की। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession. अगर किसी ने भी ये तीनों प्रोफेशन किए हुए हैं तो वो फार्मिंग में जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास अब सेकंड लास्ट प्रोफेशन है, इट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? वर्ड आपको पता चल रहा है, फॉरेस्ट से आया है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि दुनिया में मौजूद जो नेचुरल फॉरेस्ट अभी अवेलेबल हैं, इन नेचुरल फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर का मतलब केयर भी होता है, यानी उनकी देखभाल करना, उनको स्पेसिफिक वे से अगर वाटर की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करना। वैसे तो नेचुरली तौर पे रेन हो जाती है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक एरिया को देखना, कहां पे अच्छी तरह प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, और ये तमाम तर चीजों की जो वर्किंग है वो इस प्रोफेशन में की जाती है। इसके अलावा जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं फॉरेस्ट्री में, वो स्पेसिफिकली एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को वो ये कहते हैं कि जी आप जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दें, ताकि देखिए फॉरेस्ट जो है ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉरेस्ट के जितने बेनिफिट्स हैं हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि हमारे कंट्री में फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो अगर फॉरेस्ट होंगे तो ट्रीज होंगे, और ट्रीज जो हैं ये सबसे बेटर हमारे पास टूल है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। याद रखिएगा, ट्रीज हमारे पास बेटर टूल है नेचुरली तौर पे कि हम उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, प्लांट्स ही वो इंपॉर्टेंस रखते हैं या ट्रीज जो भी, कि ये आपको नेचुरली तौर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साफ शिफाफ ऑक्सीजन गैस क्लियर, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए प्लांट्स का यानी ट्रीज का, इट मीन्स दैट फॉरेस्ट का हमारी कंट्री में होना बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखिए कि एवरेज काउंट किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट हैं, एवरेज देखी जाए तो कम से कम पाकिस्तान का 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के साथ कवर होना चाहिए, तब पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरा वेल प्रोटेक्टेड रह सकता है, टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट की रेशियो भी चल रही है वो तकरीबन 5% है, ठीक है। अभी ये है, यानी हमने इन फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटना। क्यों? ताकि उन्हें काटा जाए, उनको किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज किया जाए, लाइक जलाने के लिए यूज किया जाए, घरों में वॉल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, सीलिंग रूफ बनाने के लिए, इस तरह के मतलब कुछ कह लीजिए जो काम है सॉरी, उनको कंप्लीट करने के लिए हमने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को हुआ है। फॉरेस्ट्री, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सॉरी नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक हो गया जी। Many universities offer the professional courses in forestry and the higher secondary education in biology or after the bachelor's level of study of zoology and botany। देखिए ये सिंपल सी लाइंस हैं कि अगर आप zoology and botany करके करेंगे तब, तो ये आपने वैसे ही याद रखनी है, ठीक है, इनमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट आपके पास आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है जी, कि याद रखिए ये वो ब्रांच है जो लेटेस्ट कंसीडर की जाती है, ठीक है, ब्रांच तो नहीं, प्रोफेशन अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, अभी इसको कोई इतनी ज्यादा देर नहीं हुई, और इस प्रोफेशन में
जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। वो टेक्निक क्या होती है कि जी बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, छोटे जानदारों को, लाइक बैक्टीरिया को, और इनको यूटिलाइज करके वो यूजफुल या बेटर प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हम दूसरे एनिमल्स के लिए भी तैयार करवाते हैं, बट हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ह्यूमंस को रखते हैं। इसकी एक एग्जांपल कि आप याद करिए, आपने ये पढ़ा होगा यकीनन कि इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। इंसुलिन जो है ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए या लेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, लेकिन याद रखिए इंसुलिन एक्चुअल में वो पहली प्रोडक्ट है इंसान के लिए जो बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड द बैचलर्स लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी और जूलॉजी। मतलब कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए बायो के अंदर, अच्छी क्वांटिटी में जो एजुकेशन है वो, या इसके अलावा आपके पास जो बैचलर्स लेवल है उस बैचलर्स लेवल पे आपके पास बॉटनी और जूलॉजी की क्या होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स आपके पास करियर्स हैं बायोलॉजी के, यानी ये वो इंपॉर्टेंट करियर्स हैं जिनको आप आगे अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं, और इनको अडॉप्ट करके ही आप सीख सकते हैं, आप इस नॉलेज को अर्न कर सकते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, और इसको आप अपनी जिंदगी में आगे चला भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लाइक आप टिक कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 2 पॉइंट्स बनाने होते हैं, इजीली आप इसमें से बना लेंगे। एल्स करियर्स इन बायोलॉजी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है कि टॉप का जो फर्स्ट पैराग्राफ है करियर्स इन बायोलॉजी का, उसकी लास्ट लाइन से आप लिखेंगे द फॉलोइंग आर द करियर्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट। उसमें आपने कोई से 5 करियर्स लिखने हैं, 4 तो मैंने आपको टिक करवा दिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो लॉन्ग में भी वही याद हो जाएंगे। एक आपने अपनी जो मर्जी है अपनी सेल्फ से उसको याद कर लेना। तो इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आज स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, और आज हमने वर्क फॉर डे 3 में बायोलॉजी 9th क्लास वर्क फॉर डे 3 में अपना ये टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।